हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही मजे में हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल के अंदर जो अपना सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसका फास्ट ट्रैक बैच। ये आज से स्टार्ट हो रहा है। आज ये पहली क्लास है दोस्तों। शुरुआत में, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच है। तो हमें काफी अपने रीजनेबल टाइम में, काफी अपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोर्स अपना कवर कर लेना है, पूरा 100% कोर्स कवर कर लेना है। थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। हम शॉर्ट में इसको CMAD बोलते हैं, जो कि आपका पेपर नंबर 17 है। दोस्तों, आपका ये जो टोटल पेपर है, ये 100 मार्क्स का पेपर है। पूरा ये 100 नंबर का पेपर है, और ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। पहला पार्ट है आपका पार्ट ए। पहला पार्ट है पार्ट ए, जिसे हम सेक्शन ए भी बोलते हैं, और ये है 50 मार्क्स का। और बाकी का दोस्तों, ये है आपका पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये तीनों को मिलाकर 50 मार्क्स का है। तो बेसिकली आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट्स, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए, सेक्शन ए, जो कि 50 मार्क्स का है। इसके अंदर दोस्तों हमें पढ़ना होता है कॉस्ट ऑडिट के बारे में, और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स आते हैं दोस्तों। मात्र ओनली 8 चैप्टर आपके इस कॉस्ट ऑडिट सेक्शन ए, पार्ट ए के अंदर आते हैं, और इन 8 चैप्टर्स को पढ़कर आपके 50 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। रही बात आपके पार्ट बी की, तो पार्ट बी दोस्तों आपका मैनेजमेंट ऑडिट है। पार्ट बी आपका मैनेजमेंट ऑडिट है, जो कि 25 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपका पार्ट बी चलता है। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं, तो ये 15 मार्क्स का है, और इसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 16, 14, 15, 16, ये 3 चैप्टर आपके पार्ट सी में आते हैं, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन सब चीजों के बारे में। और सबसे लास्ट जो आता है दोस्तों, पार्ट डी, वो आपके 10 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और बेसिकली ये बताता है कि कैसे फ्रॉड होता है कंपनीज में, पैसे का फ्रॉड कैसे होता है, और उसको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे रोका जाता है। ब्लैक मनी क्या होती है, ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए, पकड़ने के लिए, ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग को कौन सा एक्ट बनाया गया है, वो किस बारे में बात करता है, ये सब चीजें हमारा पार्ट डी बताता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका सब्जेक्ट है। टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपके 18 चैप्टर्स हैं, टोटल 18 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर पार्ट ए में, आपके 9 से 13 तक आपके पार्ट बी में आ जाते हैं। फिर 14 से 16 आपका पार्ट सी में आ जाता है, और लास्ट के 17, 18 जो चैप्टर हैं वो पार्ट डी में आ जाता है दोस्तों। ठीक है सर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हमको। तो सर, अभी जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से अपना फास्ट ट्रैक बैच, हम पहले कौन सा पार्ट या कौन सा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए, सेक्शन ए, और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। बेसिक से हम लोग चलेंगे, और फिर हम धीरे धीरे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करें और अपना चैप्टर स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं, जो कि जरूरी हैं आप लोगों को समझ लेना। उसी के बाद में फिर आप इस क्लास को लेकर आगे बढ़िएगा दोस्तों। तो ही मजा आएगा, तो ही आप लोगों को बेनिफिट आएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम पढ़ेंगे पूरा कोर्स। 100% कोर्स दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। एक सिंगल टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। हर चीज हम यहाँ पर पूरी पढ़ेंगे। और मैं ये बात बोल सकता हूं दोस्तों,
कि जब आप ये पूरा फास्ट ट्रैक बैच पढ़ लोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको सर ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या एग्जाम में हम इसको अपीयर नहीं कर पा रहे हैं। आप सब चीजों को अपीयर कर पाओगे, पहली बात तो। दूसरी बात दोस्तों, देखिए जनरली मैं, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है ना, तो इसमें मैं हर टॉपिक को रेगुलर बैच की तरह बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेकर जाऊंगा। कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे हम लोग, मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा, पर उतना डीप में नहीं जाऊंगा कि मुझे सिर्फ अगर कॉस्ट ऑडिट का मतलब समझाना है तो उसके लिए मैं आपका आधा घंटा, हाफ एन आवर मैंने सिर्फ आपको कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग समझाया। अगर मैं वो करने लग जाऊंगा तो फिर फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, पर जो टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम पूरा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि उसके 6 6 7 7 8 8 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हम उसको थोड़ा आगे इजिली लेकर चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि मैं उस टॉपिक के अंदर कोई ऐसे शब्द बोलूं जो ऑन द स्पॉट आपको समझ में ना आए। तो पैनिक नहीं होने का है, टेंशन नहीं लेने का है। जब तक ये पूरा लेक्चर खत्म नहीं होता तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो मैंने टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, ठीक है ना, और मैंने कुछ एक दो शब्द हैं जो अभी आपको नहीं समझाए, तो आप सोच रहे हो कि यार सर ने ये चीज तो समझाई नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं इसे कैसे समझूंगा। जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में आए हैं ना दोस्तों, जैसे ही लेक्चर एंड होगा, आई प्रॉमिस कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस पूरा लेक्चर शांति से सुनना है आपको। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दो शब्दों को मैं इस टॉपिक में ना समझाकर मैं आगे आने वाले टॉपिक में समझाऊं तो टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी बहुत इजीली आ जाएगा। इसलिए पैनिक कहीं भी नहीं होना है, आपको सिंपली 100% तरीके से बस लेक्चर पर ध्यान देना है। लेक्चर एंड होगा और आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के बेसिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, और इसमें से या तो 2 या फिर 4 नंबर का कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसमें से। क्लियर है दोस्तों ये चीज? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है। सर कॉस्ट ऑडिट क्या है और ये कॉस्ट ऑडिट क्यों कंडक्ट करी जाती है, क्या जरूरत है कि कॉस्ट ऑडिट करी जाती है। दोस्तों ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कुछ एग्जाम्पल पढ़ाना चाहूंगा। तो एक बार हम लोग अपने उस एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। 1 मिनट का समय दें आप मुझे। देखिएगा दोस्तों, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट इमेजिन कि दो दोस्त हैं। दोनों दोस्त अभी सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं। एक दोस्त हैं वो है कैटरीना कैफ और एक है मोहित बंसल। दोनों अभी सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं एंड अब उनकी सीएमए कंप्लीट हो गया, उनको डिग्री मिल चुकी है। ध्यान से देखिएगा। अब दोनों के पास में ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार हम सीएमए तो बन गए हैं, अब हमें अपना आगे कैरियर कैसे परस्यू करना है, हम क्या चाहते हैं अपने कैरियर में। ऑप्शन उनके पास में क्या है? एक तो उनके पास में ऑप्शन है कि वो किसी कंपनी के अंदर जाकर कंपनी के अंदर सीएमए की तरह अपॉइंट हो जाएं, कंपनी के एम्प्लॉय बन जाएं, होल टाइम एम्प्लॉय। कि यार मैं ना सुबह 9 बजे या 10 बजे कंपनी में जाऊंगा या जाऊंगी और शाम को 5 से 6 बजे तक मैं कंपनी में काम करूंगी और सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम करूंगी, सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम करूंगा।
तो एक तो ये ऑप्शन है कि हमारे पास में डिग्री मिल गई, अब हम एक काम करते हैं, हम ना किसी कंपनी के अंदर एससीए जॉब कर लेते हैं और पूरा का पूरा टाइम उस कंपनी को दिया करेंगे, सुबह जाया करेंगे, शाम को वापस आया करेंगे, हम होल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हैं कंपनी के। ऐसा किया जा सकता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं सीएमए इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। हम उसे बोलते हैं सीएमए इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल यह आता है कि उसका काम क्या होगा। सपोज करो कैटरीना कैफ ने ये बोला, मैंने कैटरीना से बोला कि यार कैटरीना, अब अपन दोनों सीएमए बन गए, तेरा आगे क्या प्लान है। उसने बोला यार देखो मोहित, मैं ना रिलायंस कंपनी के अंदर सीएमए की तरह अपॉइंट हो जाऊंगी, रोज सुबह रिलायंस कंपनी में 10 बजे जाया करूंगी, शाम को 5 बजे वापस आया करूंगी और पूरा का पूरा टाइम रिलायंस कंपनी में एस सीएमए में जॉब किया करूंगी। मैंने कहा करोगी क्या वहां पर कंपनी के अंदर जाकर। बोला कंपनी पूरे साल में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पूरे साल में, लेट सपोज कि कोई भी पर्टिकुलर ईयर उठा लेते हैं 2027-28, बोला इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो रिलायंस कंपनी होगी, मैं जिसकी सीएमए हूं, उस कंपनी ने पूरे साल में जिन भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, उसमें कॉस्ट लगी होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी होगी, लेबर की कॉस्ट लगी होगी, यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी पानी की कॉस्ट लगी होगी, ऐसे बहुत सारे खर्चे लगे होंगे। किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, कैसे लगा, कहां से रॉ मटेरियल मंगवाया, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी कि मेरी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, जिस भी चीज का प्रोडक्शन हुआ, उसमें टोटल कितनी कॉस्ट लगी, कैसे कैसे लगी, कौन सी डेट पर लगी, कितना मटेरियल आया, किस वेंडर से आया, इन सभी चीजों का मैं अपने पास में रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी। ये बोला कैटरीना कैफ ने। तो मैंने कैटरीना से बोला, कैटरीना बेसिकली तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम अकाउंटिंग करोगी कंपनी के अंदर जाकर, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगी कि कंपनी ने साल भर में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसमें टोटल कितनी कॉस्ट लगी, इस बात का तुम रिकॉर्ड मेंटेन करोगी। उसने बोला, कैटरीना कैफ ने, जी हां मैं यही करूंगी। मैंने कहा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो कॉस्ट इनकर हुई है वो कॉस्ट प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे खर्चे लगते हैं, उनमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। वो खर्चे होते जरूर हैं बट वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में काउंट नहीं होते हैं। दुकानदार ग्राहक से उस पैसे को रिकवर नहीं करता है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। मान के चलो कि आज मेरा ना बुक्स का काम है। अब जब मैं बुक की कॉस्ट अपनी डिसाइड करता हूं तो बुक की प्रिंटिंग में कितना खर्चा आया, कोरियर में कितना खर्चा आया, बाइंडिंग में कितना खर्चा आया, ये जरूर लेता हूं। पर मानकर चलो कि मेरी कुछ बुक्स, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, आग की वजह से मेरी कुछ बुक्स जल के राख हो गई, क्योंकि मेरा वहां पर नुकसान हो गया, क्या उस नुकसान को भी मैं आज जो नई बुक में बेचने वाला हूं उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा? आज की मेरी जो बुक है उसकी कॉस्ट 20 रुपए है, लेकिन मैं बोलूं यार मेरी पुरानी वाली बुक जल के राख हो गई थी ना, उसका 5 रुपया यहां पे और ऐड कर देता हूं। नहीं कर सकता, वो एबनॉर्मल लॉस है। तो यही बात मैंने कैटरीना कैफ से बोली कि कैटरीना तुम एक बात बताओ, तुम अब रिलायंस कंपनी के होल टाइम सीएमए बन जाओगी, पूरा टाइम कंपनी में दोगी, कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगी, कॉस्ट अकाउंटिंग करोगी बेसिकली तुम। क्या तुम्हें पता है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट होती है जिसको एक्चुअली में प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है और कौन सी कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं माना जाता है? कैटरीना ने मेरे से बोला, बोला मोहित मेरे को मालूम है कि चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। एक हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम उसमें 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे अलग अलग, और उसमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बोला ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, ये हमें बताते हैं कि कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बनता है, कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। अगर आज किसी व्यापारी ने कंपनी बैंक से लोन लिया, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा
रहा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। ये सभी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई हैं और उन्हीं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके मैं जब जिस कंपनी के अंदर जाऊंगी मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करूंगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, तुम सीएमए इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट बनोगी, तुम्हारा काम होगा कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग करना। ठीक है, मैं समझ गया। अब कैटरीना ने मेरे से पूछा, बोला मोहित तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं किसी कंपनी के अंदर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाऊंगा। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं किसी कंपनी के लिए, पर्टिकुलरली किसी कंपनी के लिए काम करूं। मेरे को बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी शौक नहीं है। मैं तो खुद की फर्म ओपन करूंगा, मैं तो खुद की प्रैक्टिस फर्म ओपन कर लूंगा। और और तुमने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, क्या वो कॉस्ट रिकॉर्ड सही से मेंटेन करे, ट्रू एंड फेयर है, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है, कहीं उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है? क्या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करें कि नहीं करें? तो ऐसी कंपनियां जो होंगी ना, वो मेरे को बुलाएंगी अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करने के लिए। मतलब वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो कि कंपनी के ही बंदे ने प्रिपेयर करे हैं, क्या वो सही पर प्रिपेयर हुए हैं, कहीं उनमें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है, उस बात का एग्जामिनेशन करने के लिए, उस बात का इवैल्यूएशन करने के लिए मैं कंपनीज में जाया करूंगा। और मैं जाकर तुम्हारे बने हुए कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मैं इवैल्यूएट करूंगा, एग्जामिन करूंगा, मैं उनकी ऑडिट करूंगा, मैं चेक करूंगा और ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा कि जो कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स थे वो सही थे कि नहीं थे, कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं थी। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीएमए इंटर में भी पढ़ा था। ऑडिट का मतलब होता है कि जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं जाकर उनको चेक करना। और देखो, ऑडिट सिर्फ कंपनी के ही केस में नहीं होती है, आपकी जिंदगी में भी ऑडिट होती है। आप अपने छोटे भाई के मोबाइल को जब चेक करते हो ना, तो आप ऑडिट ही कर रहे हो कि कहीं उसने कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन करना। और कॉस्ट का क्या मतलब है कि कंपनीज ने जो पूरे साल में अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे, क्या वो सही से कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे गए थे कि नहीं करे गए थे, क्या ये जो इन्होंने कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी है, तो क्या जो भी कॉस्ट लगी थी, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरह ही लिखा है इन्होंने, क्या डायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट की तरह ही लिखा है इन्होंने, क्या लेबर कॉस्ट को लेबर कॉस्ट का ही हिस्सा बनाया है ना, मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा तो नहीं बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हिस्सा तो नहीं बना दिया? इस चीज कर जाकर जब मैं चेकिंग करूंगा, उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑडिट। कंपनी के बने हुए कॉस्ट रिकॉर्ड्स को जब इवेल्युएट करता है एक ऑडिटर, बाहर से आया हुआ ऑडिटर, उसे कॉस्ट ऑडिट बोला जाता है। कैटरीना कैफ ने मेरे से पूछा, बोला मोहित यार एक बात बताओ, जब मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे थे तो मेरे पास में कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स थे, मेरे पास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो ये बताते थे कि ऐसे 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 इन इन रूल, इन इन लॉज को, इन इन प्रोविजंस को, इन इन टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करके कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे जाते हैं। जब तुम कॉस्ट ऑडिट करने जाओगे कंपनी में, क्या तुम्हारे पास में भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं? मैंने कहा हाँ है, और उन्हें हम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जिनको हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बोलता है सर अब मेरे को बात समझ में आ गई सर, कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी ने जो ऑलरेडी कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं, क्या वो सही से कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस बात को जब चेक किया जाता है तो उसे बोला जाता है सर कॉस्ट ऑडिट। देखो, इसको एक दूसरी तरीके से भी समझते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, और ये मैं सिर्फ पहली क्लास में बोल रहा हूं, उसके आगे फिर मैं नहीं बोलूंगा, कि आप सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहिए प्यारे बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। सुनिएगा दोस्तों, अब मैं आपसे बोलता हूं, सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स कंपनी। सपोज करो कि एक कंपनी है और कंपनी का नाम है दोस्तों एशियन पेंट्स कंपनी। कंपनी ने पूरे साल मेहनत करी, ठीक है जी, कंपनी ने पूरी साल मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, कंपनी के एम्प्लॉयज ने धुआंधार मेहनत करी और इनकी मेहनत सफल हो गई। और जब पूरा ईयर एंड हुआ, साल खत्म हुआ दोस्तों, तो कंपनी के बहुत अच्छे खासे हाई प्रॉफिट्स आ गए, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ कंपनी का आफ्टर द एंड ऑफ ईयर।
लेकिन अब कंपनी बोली, बोला यार टैक्स तो लगता ही है। बोला भाई एक इनकम टैक्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है, इनकम टैक्स, कि जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगता है, और जितनी ज्यादा इनकम है टैक्स उतना ज्यादा बन जाता है ना। आज मान के चलो अंबानी साहब बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ज्यादा है, और मैं अंबानी जी से कम कमाता हूं, मेरी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो कम है। और कोई ऐसा बंदा है जो मेरे से भी कम कमाता है, उसकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो और भी कम है। और कोई ऐसा बंदा है जो टैक्सेबल इनकम कमा ही नहीं रहा है, मतलब पैसा तो कमा रहा है पर वो टैक्सेबल में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों आपको? तो बेसिकली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो एशियन पेंट्स कंपनी है उसने पूरे साल खूब अच्छे खासी तरीके से मेहनत करी और उसके हाई प्रॉफिट्स हो गए, लेकिन अब कंपनी को एक डर सताने लगा दोस्तों। और क्या डर सताने लगा, कंपनी ये बोली कि यार मैंने पूरी साल मेहनत करी, इतनी मेहनत मैंने करी, और इतनी मेहनत करके मैंने अच्छा खासा अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर लिया, लेकिन जब अब बात आ गई इस प्रॉफिट को यूज करने की, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया हम तो तुमसे टैक्स वसूलेंगे। तो यहां पर कंपनी के दिमाग में एक बात आई, कंपनी बोली कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि मेरे प्रॉफिट्स तो उतने ही रहे, मेरे प्रॉफिट्स कम नहीं हो, लेकिन मेरे ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना वो कम हो जाए, मेरे प्रॉफिट्स तो उतने ही रहे, मेरे को प्रॉफिट। कंपनी बोली, बोला मेरे को पता है कि अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो मेरे ऊपर टैक्स कम लगेगा, ये तो मेरे को पता है, ये लीगल तरीका है। मैं लीगल तरीका नहीं पूछ रही हूं, मैं ये पूछ रही हूं क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरे प्रॉफिट तो उतने ही रहे जितने हैं, लेकिन टैक्स मेरे ऊपर कम लगने लग जाए। तो कंपनी को एक इलीगल तरीका दिमाग में आया। क्या आया? कंपनी को एक इलीगल तरीका दिमाग में आया दोस्तों। और वो इलीगल तरीका ये है, कंपनी बोली कि एक काम करती हूं। बोला टैक्स कैसे लगता है? बोला टैक्स कैसे लगता है? बोला देखो, जो कंपनी के पास में प्रॉफिट है ना, या कंपनी का जो टर्नओवर है ना, उसमें से कंपनी बहुत सारी चीजों को माइनस करती है, कॉस्ट को माइनस करती है। उसके बाद में जो पैसा बचता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है। कंपनी बोली मेरे को ये मालूम है, डायरेक्टली हमारा जो ईयर एंड में टर्नओवर आया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बल्कि पहले उसमें से खर्चे को माइनस किया जाता है, कॉस्ट को माइनस किया जाता है, और फिर जो पैसा बचता है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है। कंपनी बोली क्यों ना मैं एक काम करूं, अभी जो मेरी एक्चुअल में कॉस्ट है वो 5 करोड़ है, लेकिन अगर मैं अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा दूं, एक्चुअली में कॉस्ट ज्यादा है नहीं, एक्चुअली में तो 5 करोड़ रुपए की ही कॉस्ट लगी है, पर मैं यार ऐसे ही अगर बढ़ा चढ़ा के दिखा दूं कि मेरी 15 करोड़ की कॉस्ट लगी है, तो फिर टर्नओवर में से ज्यादा कॉस्ट माइनस होगी, तो मेरे पास में जो प्रॉफिट आएगा वो कम प्रॉफिट आएगा, तो मेरे ऊपर टैक्स कम हो जाएगा। तो कंपनी ने सोचा कि देखो इलीगल तरीका जरूर है टैक्स को कम करने का, कि मैं अपनी कॉस्ट को जबरदस्ती में बिना फालतू में बढ़ा चढ़ा के दिखा देती हूं, ताकि जो कॉस्ट डिडक्ट होने के बाद में पैसा बचेगा वो कम पैसा बचेगा और मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। बेसिकली इसको एवेजन ऑफ टैक्स बोला जाता है ना, टैक्स की चोरी बोला जाता है बेसिकली। उसने बोला मुझे टैक्स रिड्यूस करना है, हाई कॉस्ट दिखा देते हैं। लेकिन यहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोली सुनो बाबू, एक कंपनी, सिर्फ तुम ही में दिमाग नहीं है, हम में भी दिमाग है, हमें पता है कि तुम्हारे माइंड में ऐसे कुछ इतना गंदा सा ख्याल आएगा कि तुम ना जबरदस्ती में अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहोगे। तो सुनो, हमने ना एक कॉस्ट ऑडिट नाम का कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसको सीएमए इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑडिट करता है। वो आपकी कंपनी में आएगा, आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में जाकर चेक करेगा, ताकि वो ये पता लगा सके कि कहीं किसी कंपनी ने जबरदस्ती में बढ़ा चढ़ा के कॉस्ट तो अपनी नहीं दिखा दी, अपने टैक्स कम करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी ने खुद ने जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स पहले से तैयार करे हुए हैं, एक सीएमए इन प्रैक्टिस, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, बाहर का एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो आता है कंपनी के अंदर और वो आकर कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करता है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को ये बात समझ में आ गई और मेरे को ये भी पता है सर, आपने जो बात बोली और दोनों एग्जाम्पल्स जो आपने बोले वो ए से लेकर जेड तक आपने यहां पर लिखे हुए हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जो ये बात बोली है ना, उसी बात को मैंने एग्जाम्पल की तरीके से भी प्रेजेंट किया हुआ है आपके
बुक के अंदर। ये जो आपको एग्जाम्पल यहां पर दिखाई दे रहा है ना, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दोस्तों, इसको मैंने आपकी बुक में प्रेजेंट किया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है उसी को प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो। स्टूडेंट बोलता है दोस्तों, स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक की बात सर 100% तरीके से मेरे को समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ इतना सा बताया है कि कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनीज ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने प्रिपेयर करे हैं, बाहर से एक इंडिपेंडेंट पर्सन आता है। इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंडिपेंडेंट पर्सन आता है। मैं अभी बताऊंगा आपको, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पूरा कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर है। ये जो अभी हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसको हम चैप्टर 2 में, 3 में और 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम बेसिक्स है, कि अभी सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बातें बताई जा रही हैं। एडवांस फॉर्म में तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसको लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब कंपनीज अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर लेती हैं, तो क्या उन्होंने सही से कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे? क्या उन्होंने सही से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया? कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट में शो कर दिया? कहीं मटेरियल कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना दिया? कहीं ऐसी कोई कॉस्ट जो प्रोडक्ट का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था प्रोडक्ट कॉस्ट का, उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया? इन सब चीजों के लिए हम बुलाते हैं बाहर से एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर को, जो कि कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, रिलेटेड नहीं है। हम सेक्शन 141 के अंदर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे ऑडिट। ठीक है सर, अभी तक मोटी मोटी बात हमको समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोल दो यार दोस्त, सुनो तुम दोस्त हो, आप बिल्कुल एकदम स्टूडेंट, खुला पूछो कि क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट ने मेरे से बोला, सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर ये जो कॉस्ट ऑडिट है, क्या ये कॉस्ट ऑडिट बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट? क्या सर ये कॉस्ट ऑडिट अभी नया नया आया हुआ कॉन्सेप्ट है क्या? अरे नहीं यार दोस्त, कॉस्ट ऑडिट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉस्ट ऑडिट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सच्ची में बोलूं ना आपसे, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब हमारा प्यारा भारत देश आजाद नहीं हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ दोस्तों 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, उससे भी पहले अगर मैं बात करूं, काफी पहले, तब से ये कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट चलता हुआ चला आ रहा है। देखिए मैं ना आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा हमारा भारत देश जो है ना, उसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, और हमारा भारत देश बहुत ज्यादा पैसे वाला हुआ करता था, बहुत पैसा होता था। और आपको पता है इंडिया एक वक्त पे, इंडिया एक वक्त पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते थे ना, जब इंडिया से बाहर जाते थे तो बाहर के लोग चौंक जाते थे कि क्या इस दुनिया में इस तरह की भी कला हो सकती है, इस तरह का भी लोग हो सकते हैं। जब वो हमारे हैंडमेड मूर्तियों को देखते थे तो वो चौंक जाते थे, हैंडमेड कपड़ों को देखते थे तो चौंक जाते थे, और हमारे मसालों को जब वो टेस्ट करते थे तो इतने ज्यादा वो टेस्टी होते थे कि सबसे ज्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, इंडिया वाले बाहर बेचते थे और बहुत मोटा पैसा आता था। फिर क्या हुआ, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया, लूटा खसूटा, पूरा अच्छी तरीके से लूटने लग गए। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था ना, उसमें दुनिया की जितनी भी देश लड़े थे वो सभी तबाह हो गए थे, उनकी इकोनॉमी डेस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ना सभी जो देश थे उन सभी की हालत खराब हो गई, सबकी बिल्डिंग्स टूट गई, सबकी रोड्स टूट गई, सबके एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन टूट गए, पैसा खत्म होने की कगार पर आ गया, आर्मी जो टैंक्स थे वो उनके डेस्ट्रॉय हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई। सिर्फ एक यूएसए बचा, अमेरिका बचा था, इसीलिए यूएसए को उसी टाइम से सुपर पावर और वर्ल्ड पावर का नाम दे दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने आकर हमें लूटा खसूटा, ऊपर से वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट बोली कि यार अब हमें आगे डेवलपमेंट तो करना ही है ना, देश बंद थोड़ी ना कर सकते हैं, देश को तो हमें आगे बहुत अच्छे से चलाना ही चलाना है। तो हुआ ऐसा दोस्तों कि गवर्नमेंट बोली कि यार हमें ना अब अपने यहाँ पर रेलवेज जो हैं,
हमें अपने यहाँ पर जो रेलवेज हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, रेलवे बनाना पड़ेगा, हमें एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, हमें बस स्टैंड्स बनाने पड़ेंगे, हमें रोड बनाने पड़ेंगे, हमें पोर्ट बनाने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इन चीजों का ना टेंडर दे दिया कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस वालों को, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को, कंस्ट्रक्शंस को, बिल्डर्स को ये काम दे दिया कि आप एयरपोर्ट बना दो। और काम जो दिया गया दोस्तों, वो कैसे दिया गया, पेमेंट, गवर्नमेंट ने कैसे बोला कि हम तुमको पेमेंट कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला जितनी इस रोड को या पोर्ट को या एयरपोर्ट को या रेलवे स्टेशन को, जिस भी चीज को, इसको बनाने में जितना खर्चा आएगा वो कॉस्ट प्लस उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ हम आपको प्रॉफिट दे दिया करेंगे। तो सपोज करो कि अगर आपका रोड बनाने में 10 करोड़ रुपए कॉस्ट लगी, तो वो 10 करोड़ रुपया तो पूरा हम आपको दे ही देंगे, प्लस हम आपको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देंगे, वो आपकी कमाई हो जाएगी। शुरू शुरू में ये जो प्राइवेट बिल्डर्स थे ना, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, एकदम बहुत अच्छे से काम किया, जितनी कॉस्ट लगती थी उतनी बताते थे, अपना अच्छा पैसा अर्न करते थे। बट धीरे धीरे लालच जो है वो इनके मन में आने लगा, और ये क्या करने लगे कि मान के चलो कॉस्ट लगी है 5 करोड़ रुपए किसी रोड को बनाने में या पोर्ट को बनाने में, और ये बोलते थे कि भैया 10 करोड़ रुपए कॉस्ट लगी है। और गवर्नमेंट भी पागल नहीं है, गवर्नमेंट ने भी इस चीज को भांप लिया। तो गवर्नमेंट ने वहीं से फिर ये कॉन्सेप्ट 1944 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट ने 1944 1944 के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर टू 1942 में हुआ था, और उसके बाद से इंडिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो प्राइवेट बिल्डर्स 2 साल तक तो अच्छे से काम कर रहे थे, 1942 में ठीक काम किया, 43 में ठीक काम किया, जितनी कॉस्ट थी उतनी ही कॉस्ट बताते थे। लेकिन फिर वो बेईमानी करने लग गए। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि ये फालतू में बढ़ा चढ़ा के कॉस्ट को दिखा रहे हैं, इतनी एक्चुअली में कॉस्ट लग नहीं रही है, इनकर नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1944 के अंदर एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1944 में इसको सेटअप किया गया। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 1944 के अंदर जब ये सेटअप किया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, पहले इसको आईसीडब्ल्यूएआई बोला जाता था, जिसको हम आईसीएमए बोलते हैं ना आज, पहले उसको आईसीडब्ल्यूए बोलते थे। क्लियर ये चीज, 1944 में इसको डेवलप किया, लेकिन इसे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया गया। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा लॉ का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद आप ग्रुप 3 में पेपर नंबर 13 लॉ पढ़ चुके हैं। नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा। तो यहीं पर बताओ सर, इसी क्लास में, ठीक है मैं बता दूंगा। पर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका कि सर मैंने ग्रुप 3 में पेपर नंबर 13 नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इंटर में लॉ पढ़ा है ना आपने, वहां पर भी ये जो मैं बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था। आपने टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ी थी दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ कंपनीज। उसमें एक टाइप की कंपनीज आपने पढ़ी थी जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज हमें बोलते हैं, कि आज अगर आपको इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लो, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, खत्म हो गई बात। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि खुद का सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं। ऐसी कंपनीज होती हैं जो खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होती हैं, और हम उनको स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं दोस्तों, है ना। वो कंपनीज अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होती हैं, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने के बाद में। एग्जांपल के तौर पे एलआईसी, जो एलआईसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, आरबीआई जो आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है ना। जैसे अ, अभी आपको पता चलेगा कि जो सीएमए है या आईसीएआई है, वो अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड है। लेकिन जब इस गवर्नमेंट ने पहली बार सीएम कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया था 1944 में, तब ये स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं थी, तब ये अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर नहीं हुई थी, बल्कि उस वक्त चल रहे कंपनीज एक्ट के अंदर ही इसको रजिस्टर कर दिया गया था। आ रही है मेरी बात समझ में। लेकिन फिर 1959 के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब इस कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट को मुझे खुद का एक एक्ट दे देना चाहिए। तो फिर 1959 के अंदर खुद का सेपरेट एक्ट आया कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का, और तब इसे स्टैट्यूटरी कंपनी के नाम से बुलाया जाने लगा। अदरवाइज तब तक ये
नॉर्मल कंपनीज की तरह कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ करती थी। स्टूडेंट बोलता है अभी तक समझ में आया सर, अभी तक मेरे को दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। पहला, कॉस्ट ऑडिट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं उनकी ऑडिट करना, सही से वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हुए कि नहीं हुए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। दूसरा कॉन्सेप्ट आप मुझे बता रहे हो कि ये जो कॉस्ट ऑडिट है इसका जो जेनेसिस आप मुझे बता रहे हो कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। इवन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी तो यहाँ पर इंडिया में डेवलपमेंट होने लगा, गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पर पैसा देती थी, लोगों ने जबरदस्ती कॉस्ट बढ़ा चढ़ा के दिखाने लग गए। 1944 के अंदर गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट बना दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी खुद का सेपरेट एक्ट नहीं दिया गया, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड था। बट 1959 के अंदर उसको खुद का सेपरेट एक्ट दिया गया। फिर हुआ क्या दोस्तों, एक ना बहुत बड़ा एक ना बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, डालमिया जैन कंपनीज का फ्रॉड सामने आया। और ये इतना, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा केस लॉ में, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन फास्ट ट्रैक बैच में है इस वक्त। लेकिन आप इतना समझो, डालमिया जैन का एक बहुत तगड़ा फ्रॉड सामने आया जिसने पूरे देश को हिला के पटक दिया। और गवर्नमेंट को फिर ये समझ में आ गया कि यार कंपनीज जो है ना वो कॉस्ट को लेकर बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकती हैं। मतलब एक्चुअली में उनकी कॉस्ट बहुत कम लगती है लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा दिखा देती हैं। और इस कॉस्ट ऑडिट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज बनाई, बहुत सारे कमीशन बनाए और उनसे बोला कि आप जो है ना अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए हमें वो स्टैंडर्ड्स, वो प्रिंसिपल्स, वो लॉ, वो कानून दीजिए जिससे हम बहुत ही बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकें, रूल्स रेगुलेशन को सेट कर सकें, ताकि बहुत ही बेस्ट तरीके से कॉस्ट ऑडिट हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे विवियन बॉस कमीशन बनाया, फिर बाद में दत्ता कमीशन बनाया, फिर बाद में डेपेट्रे शास्त्री कमिटी बनाया गया। ऐसे बहुत सारी कमिटीज बनाई जिनसे उनके इनपुट्स लिए गए कि हम कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे बना सकते हैं। क्लियर है? और तब जाकर कॉस्ट ऑडिट इंडिया के अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर की तरह इमर्ज हो गया। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। हालांकि सर अभी तक आपने जितना पढ़ाया है उसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर हैं। बाई चांस अगर एग्जाम में इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, वैसे बहुत रेयर ऑफ द रेयर है, बाई चांस अगर एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है तो शायद 2 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में पहली बार कॉस्ट अकाउंट जो इंस्टीट्यूट है वो कब स्टैब्लिश हुआ, 1944 में, और उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और वो एक लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुआ था कंपनीज एक्ट 1913 में। फिर उसे 1959 के अंदर स्टैट्यूटरी कंपनी की तरह खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर किया गया। और दोस्तों फिर 2012 के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया, वो आईसीडब्ल्यूआई से आईसीएआई बन गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको आज हम आईसीएमए बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी अभी तक 100% समझ में आ गई, अभी तक मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट। सर आपने हमें कॉस्ट अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसकी हिस्ट्री बता दी, कि जो ये इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री क्या है, ये कब स्टेब्लिश, ये आपने हमें बता दिया। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि आ ही जाएगा, बहुत रेयर है। पर सर हम आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री क्या है, कॉस्ट ऑडिट कैसे स्टार्ट हुई, पहली बार कब इंडिया में कॉस्ट ऑडिट करी गई थी पहली बार ऑफिशियली। मतलब इंस्टीट्यूट जब ये जो हमारा सीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट था, जब ये स्टैट्यूटरी कंपनी बन गया, तब इंडिया में आजाद भारत में पहली बार जो कॉस्ट ऑडिट करी गई थी सर, वो कब करी गई थी, कैसे करी गई थी सर, उसके बारे में बताओ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं ना, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। देखो मैं आपको यहीं बीच में थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो हमारा पार्ट ए है ना,
सेक्शन ए 50 मार्क्स का। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आता है, और चैप्टर नंबर 4 भी मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आता है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि चैप्टर 2 और चैप्टर 4, इन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो 35 से 40 नंबर का एग्जाम में इसमें से आता है। मतलब सोचो, पूरे 8 चैप्टर 50 नंबर के हैं, उसमें से मात्र 2 चैप्टर आपके 35 से 40 नंबर के हैं। तो अब जो मैं आपको ये कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, ये चैप्टर 2 का बेस है। आप ये समझ सकते हैं, ये चैप्टर 2 का बेस है दोस्तों, बेस। और इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप इसको, जो मैं अब आपको यहां पर बताने वाला हूं, सुनिए। देखिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब भी हम कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, जब भी हम कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब है कि कंपनीज ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे, बाहर का कोई बंदा आकर उसे कॉस्ट ऑडिट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी ने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए, तो बाहर से कोई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग सीएमए आकर कॉस्ट ऑडिट करेगा। सोचो, अगर टाटा कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं होते तो, अगर टाटा कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं होते तो तो सर, अगर टाटा कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं होते, तो फिर ये प्रैक्टिसिंग सीएमए कंपनी में आकर किस चीज की ऑडिट करता? जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ऑडिट किस बात की होती? हो ही नहीं पाती ऑडिट। तो ये जरूरी है, कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स होने जरूरी है। अब एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि क्या सभी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने जरूरी होते? क्या सभी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनानी जरूरी है? जी नहीं। तो किन कंपनीज को जरूरी है? चैप्टर 2 में बताऊंगा। अच्छा, सपोज करो कि 100 कंपनियों के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की एप्लीकेबिलिटी आ गई, क्या सभी की कॉस्ट ऑडिट होना जरूरी है? जी नहीं। किन की होना जरूरी है? चैप्टर 2 में बता दूंगा। पर आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, पर यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, कि जब भी हम बात करते हैं ना कि किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे और किस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होगी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट होगी, तब हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। उन दोनों चीजों को पढ़कर ही हम इस नतीजे पर आ पाते हैं कि इस कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होगी कि नहीं होगी। हम तब इस नतीजे पर आ पाते हैं। क्या दो चीजें हैं जो हमें पढ़ना जरूरी होता है? एक तो है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 148। ये सेक्शन 148 ना दोस्तों, आपके लिए गीता है, गीता। आपके लिए गीता है ये। आप ना सुबह उठा करो और सेक्शन 148 के मंत्रों का जाप किया करो, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी इस सेक्शन 148 के आसपास में चलती है। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कॉस्ट ऑडिटर के बारे में पूरी बात करता है। तो सेक्शन 148 का जो सबसेक्शन 1 है, वो बताता है कि किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 बताता है कि किन कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट होगी। सर, आपने बोला कि किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे और किन कंपनीज के रिकॉर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट होगी, इस बात को दो चीजों के थ्रू ही हम फाइनलाइज कर सकते हैं। पहला तो आपने बोला कंपनीज एक्ट, तो आपने बोला कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता है, सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 कॉस्ट ऑडिट की बात करता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, जिनको हम बोलते हैं कंपनीज
कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। आज हम कौन से रूल्स पढ़ रहे हैं? आज हम रूल्स 2014 पढ़ रहे हैं। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो रूल्स है ना, इनमें हम टोटल 6 रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 2 3 4 5 6, जो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। पर मैं आपको ये बता दूं, अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछिए कि सर किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? भैया ये बात सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्लस रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स बताता है। तो अब अगर आपसे कोई ये बोले कि यार किस कंपनी को, इंडिया की किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, सीधा बोलना भैया रुक, सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स को मैं पढ़ लेता हूं, शॉर्ट में CRAR बोल देंगे हम इनको, उसको मैं पढ़ लेता हूं। वो बताता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन कंपनीज को बनाना जरूरी है और कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज की होगी। ये बात सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 प्लस रूल 4 बताता है कि कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज की होगी। ठीक है सर, अभी तक मैं आपकी मोटा मोटी ये बात समझ गया कि किन, हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना जरूरी नहीं होता, हर कंपनी की कॉस्ट ऑडिट जरूरी नहीं होती, मेरे को समझ में आ गया। किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना जरूरी है, किन कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट होना जरूरी है, ये बात हमें कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स बताते हैं। आज के टाइम पर जो हमारा एक्ट चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, और जो रूल्स चल रहे हैं वो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 चल रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 और रूल 3 ये बताता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको बनाने हैं, एंड सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 और रूल 4 ये बताता है कि कॉस्ट ऑडिट किसकी होनी है। लेकिन सर इसकी हिस्ट्री तो बताओ। मान लिया सर फास्ट ट्रैक बैच है, लेकिन सर हम तो CMA बनने जा रहे हैं सर। मान लिया कि सर हमारा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मान लिया कि सर हमें एग्जाम में पास होना है इसलिए हमने इस बैच को लिया है, लेकिन सर हमारी पूरी जिंदगी तो हम CMA की तरह ही काम करेंगे ना। थोड़ा तो बताओ आखिर, इन रूल्स की हिस्ट्री तो बताओ थोड़ा सा। चलिए आराम से इनकी हिस्ट्री में आपको समझा देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, मेरी बात को सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाकर लेकर आया हूँ। ये चार्ट जब मैं रेगुलर बैच पढ़ाता हूँ उसमें मैं लिखवाता हूँ बच्चों को प्रॉपर, पर क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं लिखवाने बैठूं, इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। हालांकि ये सेम बात मैंने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में भी दी हुई है, जैसे हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो मैं जल्दी से रिवाइज भी करूंगा। सुनिए, इंडिया में पहली बार जो कॉस्ट ऑडिट हुई थी दोस्तों, वो पहली बार कॉस्ट ऑडिट 1965 में हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, MCQ क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में, कि इंडिया में पहली बार, भारत में पहली बार कॉस्ट ऑडिट कौन से ईयर में हुई थी। याद रखिएगा 1965, 1965 के अंदर पहली बार कॉस्ट ऑडिट हुई थी। और कॉस्ट ऑडिट जो हुई थी इंडिया में पहली बार, देखो ये रहा, कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1965। और कॉस्ट ऑडिट कौन सी इंडस्ट्री की सबसे हुई थी, पहली बार हुई थी? सीमेंट इंडस्ट्री की पहली बार हुई थी। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शायद मुझको जो ध्यान आ रहा है वो शायद तक जून 2024 के अटेम्प्ट में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, शायद, मुझे जितना याद आ पा रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि इंडिया में पहली बार जो कॉस्ट ऑडिट हुई थी वो 1965 के अंदर हुई थी। तो सर जब 1965 में पहली बार कॉस्ट ऑडिट हुई थी, तो उस वक्त कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा था? उस वक्त कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था। और सर उस वक्त रूल्स कौन से चल रहे थे? उस वक्त कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स
1965 चल रहे थे। उस वक्त कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 209 बात करता था कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, और सेक्शन 233 बात करता था कॉस्ट ऑडिट के बारे में। सर क्या हमें ये सेक्शन याद रखने? बिल्कुल भी याद नहीं रखने। आज के सेक्शन याद रखने, सेक्शन 148। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फास्ट ट्रैक बैच है, बट आपकी जिंदगी सीएमए वाली है दोस्तों। जिस कैरियर को परस्यू कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज तो रखो कम से कम, वरना जब कंपनी में जाओगे ना तो वहां पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि आपसे ज्यादा लोग अवेयर हैं। आपको लगेगा कि यार हम तो फास्ट ट्रैक बैच में थे, एग्जाम ओरिएंटेड में थे, इसलिए हमें उतना डिटेल में नहीं पता। जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पता होनी चाहिए, आपकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है मेरे दोस्त। सुनिएगा मेरी बात को। तो 1965 में पहली बार कॉस्ट ऑडिट हुई थी। अब दोस्तों उस वक्त जो रूल्स चला करते थे ना, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, 1965 के रूल्स चला करते थे। और उन रूल्स के अंदर दो दिक्कतें थी, दो प्रॉब्लम थी उनके अंदर। पहली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, उन रूल्स के अंदर 44 इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। 44 इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, रेगुलर बैच में मैंने आपको पूरे रूल्स शो करे थे, पर अभी मेरी बात को सुनिएगा। उसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में काम करती है, तो उस कंपनी के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर होंगे उनका फॉर्मेट अलग होगा, उनका तरीका मेथड अलग होगा, उनकी अलग तरीके से कॉस्ट निकलेगी, अलग तरीके से उसको फॉर्मेट को प्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई कंपनी मान लो शुगर की फील्ड में काम करती है, तो उसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का तरीका अलग है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड अलग है। अगर कोई कंपनी फर्टिलाइजर की फील्ड में काम करती है, तो उसका कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का ऐसे 1965 जब रूल आए थे तब ऐसे अलग अलग 44 इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए थे कि आपको इस तरीके से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। अब सपोज करिए कि एक एबीसी नाम की कंपनी है, और एबीसी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करती है, शुगर का भी काम करती है, फर्टिलाइजर का भी काम करती है। तो उस कंपनी को अलग अलग कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे। और इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए, कंपनी एक है, काम एक से ज्यादा कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए अलग तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते थे, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। और आपको पता है, वो स्टूडेंट्स जो कि 2012 सिलेबस से पहले पढ़े हैं, सिलेबस चेंज होता रहता है, तो वो स्टूडेंट जो 2012 से पहले वाले सिलेबस, मतलब 2008 सिलेबस को जिन बच्चों ने पढ़ा है, उन्होंने 44 रूल्स पढ़े, अलग अलग रूल्स पढ़े, उन्होंने चंबा ले। आज तो आप एक ही रूल पढ़ते हो जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, एक ही रूल पढ़ते हो बस। आप तो सभी कंपनीज के लिए सेम तरीके से आज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हो। हर कंपनी के लिए अलग अलग आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 2008 सिलेबस में पढ़े हैं ना, या उससे पुराने, या 2008 तक जो बच्चे, इवन 2012 के भी जो बच्चे पढ़े हैं ना, उन बच्चों को तो अलग अलग 44 रूल्स पढ़ने पड़े थे। तो 1965 में जब पहली बार कॉस्ट ऑडिट हुई थी ना, तो उस वक्त जो रूल्स चलते थे वो 1965 के रूल्स चला करते थे। और उसके अंदर दोस्तों 44 इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, 44 इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों आपको? 44 इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। तो सर ये तो पहली प्रॉब्लम आपने बता दी। सर ये तो आपने पहली प्रॉब्लम बता दी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मतलब कंपनी को बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम ये थी, किस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होगी ये गवर्नमेंट की मर्जी पर डिपेंड था। कोई क्राइटेरिया, कोई लॉ, कोई कानून नहीं था जो ये बोलता हो कि अगर कंपनीज का इतना टर्नओवर है तो कॉस्ट ऑडिट होगी, या कंपनीज इस तरीके से फॉल कर रही हैं तो। गवर्नमेंट की, लेट सपोज
मैं 1965 की बात कर रहा हूं। लेट सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फर्टिलाइजर की फील्ड में जो कंपनी काम करती है उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब मान के चलो 100 कंपनियां फर्टिलाइजर की फील्ड में काम करती हैं, उन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना लिए। अब इन 100 में से ऑडिट किसकी होगी? कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो 100 के 100 ने बना लिए, ऑडिट किसकी होगी? जिसकी गवर्नमेंट चाहे उसकी ऑडिट हो जाएगी। गवर्नमेंट बोल दे कि यार इस कंपनी की ऑडिट होगी, किस क्राइटेरिया पे गवर्नमेंट इस बात को बोल रही है वो क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया। तो दोस्तों कंपनी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑडिट होती थी, गवर्नमेंट की मर्जी होती। अब ये बायसनेस शो होने लगी, लोगों को लगने लगा कि यार ऐसा हो सकता है शायद कोई कंपनी ना गवर्नमेंट को जाकर पैसा खिलाकर आ जाए, तो गवर्नमेंट उसकी ऑडिट करा देती है, बाकी किसी की ऑडिट नहीं कराती। ऑडिट जो थी वो कंपनी स्पेसिफिक थी, ऐसे पूरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं थी कि फर्टिलाइजर की फील्ड में जो कंपनीज का इतना टर्नओवर है उनकी ऑडिट होगी ही होगी, ऐसा नहीं था। जो गवर्नमेंट की मर्जी है वो हो जाता था। लेकिन और ये चला दोस्तों 2008 तक, बेसिकली ये 2011 तक चला था ये। पर हुआ क्या था, मेरी बात को सुनिए। हुआ ऐसा कि 1965 से लेकर 2008 तक ये लगातार चलता रहा। फिर 2008 में जाकर गवर्नमेंट को ऐसा लगा और गवर्नमेंट ने कमिटी बना दी, कमीशन बना दिया, और गवर्नमेंट बोली कि शायद तक मेरे ये जो रूल्स है ना ये सही नहीं है, तो क्यों ना मेरे को दूसरे रूल्स बनाने चाहिए। तो क्यों ना मेरे को अपने रूल्स के अंदर ना चेंज करना चाहिए, मेरे को दूसरे रूल्स बनाने चाहिए। 2008 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट ग्रुप को ये काम दिया कि आप ये जो 1965 वाले रूल्स हैं इनको पढ़ो, इनको समझो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो फिर इनको हटाने के लिए हमको आप अपनी रिपोर्ट दो कि क्या हमें ये रूल्स हटानी चाहिए कि नहीं हटानी चाहिए। और 2009 के अंदर उस एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला उन्होंने बोला 2009 में रिपोर्ट दी और उन्होंने बोला कि ये जो आपने कंपनी स्पेसिफिक ऑडिट करा रहे हो ना, इसे मत कराओ, आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑडिट कराओ। इंडस्ट्री इंडस्ट्री का मतलब है कि मान के चलो फर्टिलाइजर की फील्ड में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने जरूरी पड़ गए। अब आप एक टर्नओवर की लिमिट सेट कर दो कि अगर कंपनीज का इतना टर्नओवर है तो उन्हें कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। अब तक क्या हो रहा है, अब तक लोगों को शक हो रहा है कि आप किसी को भी रैंडमली कॉस्ट ऑडिट के लिए उठा रहे हो। ऐसा मत करो, एक तय कर दो कि अगर इस टर्नओवर में आ गए तो आपको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। तो अभी तक जो आप कॉस्ट ऑडिट कंपनी स्पेसिफिक करा रहे हो वो ना कराकर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक करवाने लग जाओ। तो ये रिपोर्ट जो है वो 2009 के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप ने दे दी और गवर्नमेंट ने 2011 में नए रूल्स लेकर आई कंपनी, जिन्हें कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2011 बोला गया, और उन्होंने इन रूल्स को अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट ने। एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम थी कि 44 कॉस्ट रिकॉर्ड्स थे, मतलब अलग अलग कॉस्ट फॉर्मेट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने पड़ते थे। वो प्रॉब्लम तो 2011 में भी चल रही थी, जब नए रूल्स आ गए तब भी चल रही थी। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि पहले कॉस्ट ऑडिट कंपनी स्पेसिफिक थी, उसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब गवर्नमेंट को लगने लगा कि यार ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स है ना, ये भी खत्म होना चाहिए और हमें एक सिंगल कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना चाहिए। चाहे कंपनी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में काम करती है, चाहे पेट्रोलियम में, चाहे से ड्रग ड्रग मतलब मेडिसिन की फील्ड में काम करती है, किसी भी फील्ड में काम करती है, वो सेम तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 2014 के अंदर दोस्तों फिर नए रूल्स लाए गए, जिन जो हम आज पढ़ रहे हैं, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, और उनके अंदर ये जो ऑडिट वाली प्रॉब्लम थी वो तो 2011 में ही सॉल्व हो गई थी, जो दूसरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड वाली प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व कर दिया गया। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को 100% तरीके से एक एक चीज क्लियर हो चुकी है, यहां तक मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अभी तक आपने मोटा मोटी मेरे को ये बता दिया सर कि कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है। आपने मुझे जो ये इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटेंट्स का, इसकी मुझे पूरी हिस्ट्री बता दी। आपने मुझे कॉस्ट ऑडिट की पूरी हिस्ट्री बता दी और यहां तक मुझे सर 100% तरीके से एक एक चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आ जाएं दोस्तों आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और देखिए यहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुक आपके पास में पहुंच चुकी होंगी, नहीं
पहुंची है। अगर आपने अभी रिसेंटली ही परचेज किया है आजकल में, तो 1-2 दिन में, सॉरी 1-2 दिन में तो नहीं, 5-6 दिन में या 1 वीक में पहुंच जाएगी आपके पास। अब देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आखिर कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कौन कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट को कंडक्ट कौन कर सकता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ऑडिट का मतलब क्या है? सर, ऑडिट का मतलब है चेक करना या एग्जामिन करना, ताकि ये पता लग सके कि क्या गलतियां हैं, क्या एरर फ्रॉड है। तो चेक किसको कर रहे हो? सर, ऐसे रिकॉर्ड्स जो पहले से तैयार हो गए, ऐसे रिकॉर्ड्स जो पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है रिकॉर्ड्स, उनकी ऑडिट, उनको चेक करना कि वो रिकॉर्ड सही है कि नहीं है। अच्छा, वो रिकॉर्ड्स किसने बनाए? सर, वो रिकॉर्ड्स कंपनी ने बनाए, कंपनी के एम्प्लॉय ने बनाए, जो कंपनी के अंदर नौकरी करता है, जो सुबह 10 बजे आकर शाम को 5 बजे जाता है। और कंपनी उसे जब 1 तारीख को, फर्स्ट ऑफ द मंथ को, जब कंपनी उसे सैलरी देती है, तो वो उस सैलरी से अपने पूरे महीने का खर्चा चलाता है। सोचो, अगर ऑडिट भी, रिकॉर्ड्स तो चलो कंपनी के बंदे ने प्रिपेयर करे क्योंकि ये उसका काम है, इसी बात का उसे पैसा मिलता है, लेकिन अगर ऑडिट भी कंपनी का ही एम्प्लॉय करने लग जाए, तो चाहे से कॉस्ट रिकॉर्ड्स में गलतियां हैं, क्या वो बताएगा? गलती नहीं बताएगा, क्योंकि कंपनी बोलेगी तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी, तू मेरा नौकर है। आपको ये सुनने में बहुत नेगेटिव और गलत लग रहा होगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, जस्ट फॉर, है ना, कि अगर कंपनी का ही एम्प्लॉय कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करेगा, तो मतलब ही नहीं रहा फिर उस कॉस्ट ऑडिट का, क्योंकि अगर गलतियां होंगी वो तो भी बताएगा ही नहीं, वो कंपनी से डरेगा। इसीलिए ऑडिट इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। वो पर्सन वो पर्सन जैसे एग्जांपल के तौर पे टाटा कंपनी को अपनी कॉस्ट ऑडिट करानी है, तो उसे एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन लेकर आना पड़ेगा, ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट पर्सन बोल रहा हूं, ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन जो खुद या उसका कोई रिलेटिव या पार्टनर, कोई भी, ना तो वो खुद, ना उसका रिलेटिव, ना पार्टनर, इस कंपनी जिसमें कॉस्ट ऑडिट करनी है, इस कंपनी या इसकी किसी सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग, इसकी कोई भी ग्रुप या सिस्टर कंसर्न कंपनी से रिलेटेड नहीं हो, एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करेगा कि जब वो कंपनी में जाएगा तो कंपनी वाले उसको जानते नहीं है, कंपनी वाले उसके साथ में फेमिलियर होकर उसको रिश्वत का ऑफर नहीं कर सकते कि सुन भाई इतने रुपए ले लेना, बढ़िया कॉस्ट ऑडिट बना दे यार, चाहे से हमारी कितनी भी गलतियां हैं। रिश्वत ना दे सके, इंडिपेंडेंट पर्सन है, डर लगे कंपनी को कि पता नहीं यार ये भड़क तो नहीं जाएगा, और वो ऑडिटर भी कंपनी को नहीं जानता, वो भी आगे से नहीं बोल पाए भैया इतनी रिश्वत दे देना, आपकी ऐसी कॉस्ट ऑडिट बना दूंगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन। अब ये इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है? ये होते हैं प्रैक्टिसिंग सीएमए। देखो दोस्तों, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं जो नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, उसे कौन करता है? सर, प्रैक्टिसिंग सीए। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, सर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। और कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? सर, प्रैक्टिसिंग सीएमए। टैक्स ऑडिट कौन करता है? सर, प्रैक्टिसिंग सीए। सीएमए को मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑडिट जो है वो प्रैक्टिसिंग, तो ऑडिट हमेशा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। ठीक है सर, मेरे को ये बात समझ में आ गई। तो सर, प्रैक्टिसिंग की डेफिनेशन क्या होगी? ये मैं चैप्टर 2 में आपको प्रैक्टिसिंग की डेफिनेशन पढ़ा दूंगा बहुत डिटेल में, एकदम बेयर एक्ट वाली डेफिनेशन। अभी के लिए इतना समझ लो, वो पर्सन जो सीएमए क्वालिफाइड है, सीएमए इंस्टीट्यूट का मेंबर है, और उसने सीओपी ऑब्टेन किया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है। 3 चीजें पूरी हो जानी चाहिए। पहला, वो सीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए।
दूसरा, वो सीएमए इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए। तीसरा, उसने सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है, वो बंदा प्रैक्टिसिंग सीएमए है और वो कंपनी की जाकर कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक क्वेश्चन है सर, सपोज करो कि अगर टाटा कंपनी ने अंडर सेक्शन 138 किसी बंदे को, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे सर एयरटेल कंपनी है, ऐसे समझते हैं कि सर एयरटेल कंपनी, और एयरटेल कंपनी ने सर मिस्टर एक्स को अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया अंडर सेक्शन 138, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया अंडर सेक्शन 139, तो क्या अब ये कंपनी सेम बंदे को अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है? जी नहीं, मैंने बोला इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, बोला मैंने। आप हु कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इंटरनल ऑडिटर जो सेक्शन 138 में, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो सेक्शन 139 में अपॉइंट हुआ है, वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है सर, यहां तक की बात मुझे 100% तरीके से समझ में आ गई। यहां तक मेरे को सर सिंगल परसेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोलने वाला हूं। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक के बाद में मैं आपको दो टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। एक तो है यूटिलिटी या एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और एक है स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अगर ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट आपने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, तो बिलीव मानिएगा कि आपने एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट और स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट मोर देन 95% पढ़ लिया। सेम बातें वहां पर रिपीट होंगी, उसको पढ़ाऊंगा मैं पूरे को, छोड़ेंगे नहीं अपन कुछ भी। बट मैं बता रहा हूं कि यहां पर पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको मैं एग्जांपल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। अब जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, तो देखिए कॉस्ट ऑडिट के ना दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपका जो कॉस्ट ऑडिट है दोस्तों, कॉस्ट ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव, एक तो है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और एक है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अभी हम पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, verification of cost accounts with a view to ascertaining that these have been properly maintained and complied according to the cost accounting system followed by the enterprise। अब सुनिए दोस्त, चैप्टर 2 के अंदर ना मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा। चैप्टर 2 के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करता है, तो वो अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। वो अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, और उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो ये बताता है, पूरा लिखता है, बहुत डिटेल, बहुत बड़ी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ में बहुत सारे एनेक्सर्स भी लगाए जाते हैं, जो कि हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में ये बताता है कि कंपनी ने जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे, क्या वो सही प्रिपेयर करे हैं? क्या वो सही से प्रिपेयर करे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि एक कंपनी है, और वो कंपनी ये पेन स्टैंड बनाती है। अब मानकर चलो इस पेन स्टैंड को बनाने के लिए कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मान के चलिए इस पेन स्टैंड को बनाने के लिए कंपनी का ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, वो कॉस्ट का पार्ट लगेगा। लेकिन मानकर चलिए कि इस
पेन स्टैंड को बनाने में कंपनी का कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल मतलब जो सिर्फ इसी बार हुआ है, हर बार ऐसा नॉर्मल नहीं है, ऐसा लॉस होता है। आग लग गई, बाढ़ में ये डूब गए, कुछ ऐसा हो गया, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, मानकर चलो कि कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है जिस पर वो इंटरेस्ट पे करती है, तो क्या वो इंटरेस्ट इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब भी कॉस्ट ऑडिटर आता है, वो ये चीज जरूर से चेक करता है कि यार ये जो कॉस्ट ऑडिटर है ना, सॉरी, ये जो कंपनी है ना, इसने जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं, कहीं उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर इसने वो वाली कॉस्ट भी तो इंक्लूड नहीं कर दी जो एक्चुअली में प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट कॉस्ट तो कहीं इंक्लूड नहीं कर दी, नॉशनल कॉस्ट तो कहीं इंक्लूड नहीं कर दी, एबनॉर्मल लॉस तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर दिया। जो कंपनी ने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके प्रिपेयर करे हैं? इस चीज को चेक किया जाता है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों आपके कॉस्ट ऑडिट का। क्लियर है ये चीज यहां तक? इसके बाद में सेकंड, वो ये इंश्योर करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं, वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते वक्त फॉलो किए गए थे कि नहीं किए गए थे। तीसरा आता है, जब कॉस्ट ऑडिटर करता है, तो वो डिटेक्ट करता है एरर को और फ्रॉड को। अब यहां पर दोस्तों आपको समझने वाली बात यह है कि एरर और फ्रॉड दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए, एरर और फ्रॉड के अंदर ना डिफरेंस होता है दोस्तों। अब समझिएगा क्या डिफरेंस होता है। अब समझिएगा कि आखिर क्या डिफरेंस होता है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अ, एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी। और रिलायंस कंपनी के अंदर मिस्टर एक्स सीएमए है, जिनका काम है कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, सीएमए है और उनका काम है कि वो कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं। अब सपोज करो कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने में उनसे गलती हो गई, मतलब सही से वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर नहीं कर पाए, या कुछ मिस्टेक उन्होंने कर दी, डायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट शो कर दिया, कुछ भी मिस्टेक हो गई उनसे। लेकिन ये जो मिस्टेक हुई है ना, इसमें उनका इंटेंशन नहीं था। गलती जरूर हुई है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में गलती हुई है, मिस्टेक है, एरर है, लेकिन वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया कि यार मैं जानबूझकर ही ये गलती करना चाहता था, मैं जबरदस्ती में कॉस्ट को गलत लिखना चाहता था कॉस्ट रिकॉर्ड्स में। ऐसा नहीं है। उसे बोला जाता है एरर, कि गलती हो गई। और एक होता है दोस्तों कि मिस्टर एक्स को पता था कि वो जिस तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर शो कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं, वो गलत है, उनको ये बात पता थी, वो पहले से अवेयर थे इस बात को लेकर, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। उसे बोला जाता है फ्रॉड। उसे बोला जाता है दोस्तों फ्रॉड। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? मैं दोबारा से बोलता हूं कि अगर मानकर चलिए कोई पर्सन जो कंपनी के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहा है, अगर उससे गलती मिस्टेक हुई, लेकिन उसने जानबूझकर ये गलती नहीं करी, तो उसे बोला जाता है एरर। और अगर उसने जानबूझकर गलती करी, जानबूझकर ये किया है, तो उसे बोला जाता है उसका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था। तो जब भी दोस्तों कॉस्ट ऑडिटर आता है ना, और कॉस्ट ऑडिटर कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करता है, तो वो ये चीज जरूर चेक करता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर क्या कोई एरर है या फ्रॉड है। क्या सच में कंपनी से गलती हो गई है, या कंपनी ने जानबूझकर फ्रॉड करने के लिए ऐसी गलती करी है? वो इस चीज को जरूर से चेक करता है। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। अब इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। हालांकि हम चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें हम बार बार कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, इन शब्दों का यूज करेंगे, पर मैं बताता हूं आपको, शांति से सुनिए। आज सपोज कीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे, आज सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पानी की बोतल, अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दोस्तों पानी की बोतल, और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लेकर खर्च करना पड़ा, आपको रॉ मटेरियल,
उसके अलावा आपने उस बोतल को बनाने के लिए दोस्तों 5 लेबर भी लगाई हुई थी। और उसके अलावा फिर आपने इसको पैक भी किया, पैकिंग का भी खर्चा आया। और है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, चलो पैकिंग का खर्चा आया, ये ले लेते हैं हम। तो अब एक बात बताइए, जो आपने रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ, आप उस कॉस्ट को, ये जो कॉस्ट इनकर हुई है, इसे किस कॉस्ट सेंटर के साथ में अलोकेट करोगे? जब जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करोगे, आप कंपनी के सीए में हो, आप जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओगे, तो ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है वो आप लिखोगे, रिकॉर्ड्स में मेंशन करोगे। किस कॉस्ट सेंटर में? क्या आप ये लिख सकते हो कि ये वाली जो कॉस्ट है, लेट सपोज 1500 रुपए की ये जो कॉस्ट है, ये एम्प्लॉय कॉस्ट है? अरे नहीं भाई, गलत कॉस्ट सेंटर में क्यों अलोकेट कर रहे हो? जो रॉ मटेरियल है वो मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, जो लेबर कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। कॉस्ट सेंटर, एग्जाम्पल के तौर पे आज सपोज कीजिए, क्लास में आज कोचिंग इंस्टीट्यूट है मोहित बंसल क्लासेस, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका एक कॉस्ट लग रहा है। और आपके पास में बुक्स आती हैं, उसका भी एक कॉस्ट लग रहा है। जब हम अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेंगे, तो हम वो कॉस्ट सेंटर के साथ अलोकेट तो करेंगे ना, कि भैया ये जो खर्चा हुआ, ये बुक्स का खर्चा है या ये क्लास का खर्चा है, ये किस चीज का खर्चा है। फिर ये तो बात हो गई कॉस्ट सेंटर की, कि भैया ये प्रोडक्शन का है, या ये मार्केटिंग का है, या ये मटेरियल है, या ये लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है। और फिर उसके अंदर आ जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो कोरियर का खर्चा लगा, ये बुक्स का खर्चा है, तो मैंने कॉस्ट सेंटर लोकेट कर दिया बुक्स। लेकिन कौन से सब्जेक्ट की बुक्स? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की बुक्स। हाँ, तो मैंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी बता दिया। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि जब भी प्रोडक्ट को बनाने में पैसा खर्च होता है, तो हमें बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्शन का है, ये मार्केटिंग का है, ये पैकिंग का है, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है, उसे कॉस्ट सेंटर और सही कॉस्ट सेंटर से अलोकेट करना जरूरी होता है। और वो कॉस्ट जो किसी कॉस्ट सेंटर से अलोकेट नहीं हो पा रही है, हम उन्हें इनडायरेक्ट कॉस्ट, उन्हें ओवरहेड बोल देते हैं। ये आपको पता है ये बात। तो कॉस्ट ऑडिट के अंदर कॉस्ट ऑडिटर ये चीज चेक करता है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हुए हैं, क्या वो सही कॉस्ट सेंटर के साथ में अलोकेट हुए हैं कि नहीं हुए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अब मेरी बात को बड़े ध्यान। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में जो हमें इन्वेंट्री दिखाई है, जो उसने ओपनिंग स्टॉक और जो उसने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, क्या वो सही है? क्या जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि इतनी यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गई थी, क्या एक्चुअली में उतनी ही वेयर हाउस में बच गई थी, गोडाउन में उतनी ही थी? क्या कल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आज का ओपनिंग स्टॉक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है इस बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई गलती आ रही है? और किस मेथड के बेसिस पर कंपनी ने क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू किया, वैल्यूएशन किया, वो चीज कॉस्ट ऑडिटर चेक करता है। आपको पता है, जब कॉस्ट ऑडिटर कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने जाता है ना, तो जब कंपनी उसे अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स देती है और उसमें लिख रहा है कि इतनी यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है, वो सिर्फ मानता नहीं है, वो नीचे कंपनी के गोडाउन में जाता है, कंपनी के वेयर हाउस में जाता है और जाकर पर्सनली चेक करता है। ऐसा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ था। मेरा स्टूडेंट जो है ना, वो सीएमए फाइनल पढ़ भी रहा था, उसने क्लासेस ली हुई थी और वो ट्रेनिंग भी कर रहा था। तो वो एक दिन ऑडिट पर चला गया, अपनी किसी बड़ी फर्म के अंदर वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो बॉस के साथ में वो ऑडिट पे चला गया। वो जहां पर ऑडिट पर गया, वो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करने गया। वो बोला, अच्छा, उसका फोन आया मेरे पास में, वो बोला, सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कुछ फ्रॉड चल रहा है कंपनी में, आप सजेस्ट करो सर। मैंने बोला, भाई तू मुझे अपनी ऑडिट की जानकारी देगा तो ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, देख ले मुझे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बोला, नहीं सर, मैं लीक नहीं कर रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, मैं बस आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। बोला, सर गवर्नमेंट कंपनी कुछ बड़ी तरह की मोटर बनाती है, पता नहीं, बोल रहा था, बहुत एक मशीन की एक पर्टिकुलर मोटर बनाती है, बहुत महंगी मोटर बनती है सर। कंपनी ने दिखाया है, गवर्नमेंट कंपनी ने, कि उन्होंने 1000 ऐसी मोटर्स परचेज करी और उन पर फिर वो काम करते हैं और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। बोला, ऐसी 1000 मोटर करी।
जिसमें से सर उन्होंने 400 मोटर्स जो हैं वो तो फिनिश गुड्स की तरह प्रिपेयर कर ली, वैल्यू ऐड कर दी, और 200 जो हैं वो फिनिश गुड्स बना बनू के उन्होंने सेल भी कर दी, बेच भी दी। तो अब वो ये शो कर रहे हैं कि उनके पास बोला, स्टूडेंट बोला कि सर अब उनके पास में ऐसी कितनी मोटर बची होंगी जो उनके स्टॉक में होनी चाहिए, जिन पर उनको काम करना है, जो फिनिश गुड्स में नहीं है। मैंने कहा यार 1000 मंगवाई थी, 400 को तो कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना दिया और 200 को तो फिनिश गुड्स बना के बेच भी दिया, तो 600 मोटर तो यही हो गई। तो ओवरऑल 400 मोटर्स अब उसके पास में एज रॉ मटेरियल बची हुई होनी चाहिए। बोला बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन सर रिकॉर्ड्स में तो कंपनी ने लिख रखा है 400 मोटर्स हमारे पास में है, लेकिन जब मैं एक्चुअली में गया ना वहां पर 380 मोटर्स ही मिली, 20 मोटर थी नहीं। तो मैंने कहा फिर? बोला सर एक्चुअली में कंपनी ने ना खरीदी ही 980 मोटर्स थी। 20 मोटर तो बढ़ा चढ़ा के दिखाई है ताकि वो पैसा गवर्नमेंट से वसूल सके, इनवॉइस जनरेट कर दे और पैसा ले ले। बोला सर मैं एथिक्स वाला आदमी हूं, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं आ रहा है तो भाई छोड़ दे फर्म को, या फिर जो चल रहा है वो चलने दे, अपने बॉस को बता दे। अगर बॉस अड़ जाता है कंपनी से तो ठीक है, और अगर बॉस ने गिफ्ट ले रखा है तो तू भी गिफ्ट ले ले। मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ ये सब चीजों के लिए, बट बता रहा हूँ। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट राइटर का ये काम होता है कि जब वो कंपनी में जा रहा है वो प्रॉपर इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करे, चेक करे कि क्या सच में इतना ही क्लोजिंग स्टॉक है, सच में इतना ही ओपनिंग स्टॉक है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी अपन जनरल ऑब्जेक्टिव ही देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं। एक बार की बात है, मेरा एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड ना मिल्क का व्यापार करना स्टार्ट करना चाहता था। सर मिल्क का व्यापार का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो ये चाहता था कि दूध को वो अपने ही कोई ब्रांड नेम पे, जैसे अमूल है, पतंजलि है, सरस है, और भी आते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। तो बोला मैं अपने ब्रांड नेम पर सर दूध को पैक करूंगा और बेचूंगा। छाछ, दही, श्रीखंड जो आता है उनको मैं पैक करूंगा, दूध और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम पर बेचूंगा। तो उसको पैकिंग मशीन चाहिए थी दोस्तों, है ना, पैकिंग मशीन। तो उसके लिए वो दो अलग अलग कंपनीज के पास में गया, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए ने बोला कि हमारी जो मशीन है वो आपको पड़ेगी 6 लाख रुपए की, और कंपनी बी ने बोला हमारी जो मशीन है वो आपको पड़ेगी 4,80,000 रुपए की। मतलब आप देखो दोस्तों, 1,20,000 का डिफरेंस। तो मेरे दोस्त ने ना पूछ लिया इस कंपनी से, बोले यार एक चीज बताओ यार, ये 6 लाख दे रहा है, तुम 4,80,000, भैया क्या इतना ज्यादा क्वालिटी में डिफरेंस है क्या? इसने बोला सर देखो क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। बोला सर एक्चुअली में क्या है, ये बी कंपनी वाला बोला, जितनी पूरी मशीन है ना उसका रॉ मटेरियल सब कुछ हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारा कंप्लीट 100% इन हाउस प्रोडक्शन है, तो हमें उतनी कॉस्ट लगती नहीं है, तो इसलिए हम 4,80,000 में बेच देते हैं। ये बंदा क्या करता है, बाहर से मंगवाता है, फिर उसको असेंबल करता है, तो इसका खर्चा ज्यादा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, वो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए इसको डिसाइड करने में हेल्प करती है। बिल्कुल सही बात है। आज सपोज करिए कि आज इस प्रोडक्ट है, आज ये नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल है, है ना, बहुत 7-8 साल पुराना मोबाइल है, जब ये बनाया गया या आज भी इसको बनाए, अगर कंपनी की मानकर चलिए कॉस्ट लग रही है 100 रुपए, तो कंपनी इसे 120 में, 130 में बेच देगी, प्रॉफिट कमा लेगी। पर अगर इसको बनाने में ही कॉस्ट आपकी 200 लग रही है, तो कहां से इसे 100, 120, 130 में बेच दोगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और बताऊं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं, ये भी मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, देखो। आप ना, एक बार ऐसा हुआ था, मैं अपनी बेटी के लिए ग्लासेस बनवाने थे, चश्मे बनवाने थे आई साइट वाले। तो मैं टाइटन आई करके एक जो है ना कंपनी है टाइटन आई, उसके शोरूम में मैं एंटर हो गया। मैंने बोला भैया इस बच्ची के लिए ये वाला चश्मा बनवाना है आंखों का। बोला सर 50 to 100, 5200 रुपए लगेंगे। मैंने कहा यार बहुत महंगा है। वहीं पास में लेंस कार्ट का था, मैं वहां चला गया, वो बोला सर 2700 रुपए में 2 पेयर ऑफ ग्लासेस, आपको 2 पेयर ऑफ ग्लासेस देंगे, विद फ्रेम, विद ये वो, और ब्लू
रेस से बचने वाला और स्क्रैच रेसिस्टेंट होगा, ये 10 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। मैंने कहा बहुत सस्ता है, 1350 रुपए में मिल रहा है मेरे को। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार क्या है, क्या वजह है? बोला सर देखो, हम ना खुद का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हमें कॉस्ट कम आती है, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस ये डिसाइड करते हैं। ये खुद से नहीं करता है, इसकी खुद की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कॉस्ट जो होती है ना दोस्तों, वो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी कि ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर ये चीज मेरे को समझ में आ गई, लेकिन सर ये वाला पॉइंट तो आपने अभी तक यहां तक ही समझाया ना, फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला कहां समझाया आपने? पेरियोडिकल रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। हालांकि इसको हम चैप्टर 2 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम करते हैं, चैप्टर 2 में भी करते हैं और चैप्टर 10 में भी करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर इसको बता देता हूं दोस्तों, क्या होता है, कुछ ऐसी कॉस्ट होती है, अगर हम कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंगली बात करें, तो पूरी की पूरी कॉस्ट एक ही साल में एब्जॉर्ब नहीं कराई जाती कॉस्ट अकाउंट में, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में एक ही साल में पूरी कॉस्ट एब्जॉर्ब करा दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मानकर चलिए कंपनी ने कोई मशीन परचेज करी और वो मशीन है 10 लाख रुपए की, और उस मशीन की उम्र है 10 साल, 10 साल तक वो मशीन चल जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंट क्या बोलता है, इसी साल में पूरी की पूरी 10 लाख को वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर पहली साल में ही शो कर दिया जाता है 10 लाख कॉस्ट को। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंट होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा कॉस्ट को एब्जॉर्ब कराओ। मतलब 10 लाख प्राइस है, 10 साल चल जाएगी, 1 लाख एक साल की हो गई, तो 1 लाख हमारे लिए इस साल जो कॉस्ट लगी वो 1 लाख लगी। अब आप देखो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, 9 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो हमने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं उसमें तो एक ही साल में पूरी 10 लाख कॉस्ट एब्जॉर्ब करा दी। कॉस्ट अकाउंट वाला बोल रहा है मैं ईयर बाय ईयर इक्वली एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट होता है और कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट होता है उसमें डिफरेंस आता है, इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है। या तो कॉस्ट अकाउंट में भी हमें 9 लाख रुपए और कॉस्ट यहां पर शो करनी पड़ेगी, या फिर फाइनेंशियल अकाउंट में 10 लाख है तो उसमें से 9 लाख माइनस करनी पड़ेगी, उसमें भी 1 लाख ही शो करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कॉस्ट ऑडिटर चेक करता है कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं या कॉस्ट अकाउंट्स हैं, इनके अंदर रिकॉन्सिलेशन कैसे करना है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात 100% तरीके से समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। क्या होता है दोस्तों, जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर ऑडिटर जब कंपनी के अंदर ऑडिट करने आता है तो सिंपली वो शांति से सिर्फ ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट बनाकर नहीं चला जाता है। हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इस बात को। ऑडिटर गाइडेंस भी देता है, हेल्प करता है कंपनी के। ऑडिटर बोलता है कि अब मैं इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रहा हूं ना, मैं ये तो बता रहा हूं कॉस्ट ऑडिट में कि कंपनी के अंदर क्या क्या कमियां हैं, मैं ये तो बता रहा हूं। क्या होता है दोस्तों कि जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर कंपनी के अंदर आकर ऑडिट तो करता ही है, वो ये तो बताता ही है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी ने क्या क्या गलत किया, कहाँ कहाँ गलती करी है। बल्कि उसके अलावा वो ये भी बताता है कि कंपनी कैसे अपने आप में सुधार लेकर आ सकती है। मतलब कंपनी को गाइड करता है, कंपनी को एडवाइस देता है वो कि कैसे कंपनी अपने आप में सुधार लेकर आ सकती है। तो वो ये चीज चेक करता है कि यार मानकर चलो कंपनी के पास में कोई मशीन है और उस मशीन से एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हो रहा है 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो बताएगा कि भैया तुम्हारी जो मशीन है ना वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है।
या फिर मानकर चलो कि अगर कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय एक दिन में 50 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि कर रहा है सिर्फ 30 यूनिट्स, तो वो बताएगा कि ये एम्प्लॉय आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं दे रहा है। तो जो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए आता है ना ऑडिटर, वो कॉस्ट ऑडिट तो करता है, कॉस्ट ऑडिट में अपने रिमार्क्स भी देता है, लेकिन उसके अलावा वो सजेशंस भी देता है, उसके अलावा वो एडवाइस भी देता है, गाइड भी करता है, ताकि कंपनियों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके और कंपनी सही तरीके से काम कर सके। ठीक है सर, ये चीज यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है, और क्या होता है कॉस्ट ऑडिट के अंदर? डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम। देखिए आखिर इस पॉइंट का मीनिंग क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन से कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, जिसमें मैंने आपको एक एबनॉर्मल लॉस बताया, जिसमें मैंने आपको एक एबनॉर्मल लॉस बताया। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिएगा कि एक फैक्ट्री है ना, सपोज कीजिएगा दोस्तों एक फैक्ट्री है, मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके ही चलता हूं। सपोज कीजिएगा दोस्तों कि एक फैक्ट्री है, जो अभी ये फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और इस फैक्ट्री के अंदर, और इस फैक्ट्री के अंदर दोस्तों लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इस फैक्ट्री के अंदर लैपटॉप मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है जी, ये चीज। अब लैपटॉप मैन्युफैक्चर जब होते हैं तो भैया लैपटॉप के लिए जो रॉ मटेरियल आता होगा वो लैपटॉप की कॉस्ट में इंक्लूड होता है। इसको बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी दी जा रही है वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है। अब हुआ ऐसा कि एक ना चूहा फैक्ट्री में घुस गया और उसने तार काट लिए, वायर्स काट लिए, कुतर दिए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई फैक्ट्री में, और आग लगने की वजह से बहुत सारे लैपटॉप जल के राख हो गए, नुकसान हो गया। अब कंपनी नए लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जब नए लैपटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो दोबारा से रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, दोबारा से लेबर का खर्चा आएगा, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। तो क्या कंपनी जो नए लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करेगी उसमें ये जो आग लग गई थी, ये जो एबनॉर्मल, क्योंकि आग तो डेली डेली लगती नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में हर दिन ही आग लग जाती है, नहीं, ये तो बाई चांस कभी ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से आग लग गई। तो आग लगने में कंपनी का जितना नुकसान हो गया, क्या कंपनी उसको भी आज जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सर एबनॉर्मल लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये बोलूं दोस्तों, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने गए और आपने ये देखा कि यार कंपनी के अंदर हर साल जुलाई के महीने में आग लगती ही लगती है। अब आप बोलोगे भाई साहब ये एबनॉर्मल कहां है, ये तो नॉर्मल है। आपको पता रहता है पहले से ही, आपको पहले से ही पता होता है कि जुलाई आने वाली है, फैक्ट्री में आग लगेगी। ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया चुनाव आने वाले हैं तो दंगे तो जरूर होंगे। तो एबनॉर्मल कहां है? हालांकि एबनॉर्मल की पूरी डेफिनेशन हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे एबनॉर्मल की, फिर भी लॉजिकल बात अगर मैं करूं, तो कॉस्ट ऑडिटर जब कॉस्ट ऑडिट करने जाता है ना दोस्तों, तो कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करते वक्त ये चीज डिटेक्ट करता है कि ये एबनॉर्मल लॉस में काउंट होगा या नॉर्मल लॉस में काउंट होगा। अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, अगर ये नॉर्मल लॉस है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये चीज कॉस्ट ऑडिटर चेक करता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एडवाइजिंग मैनेजमेंट की। कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करते वक्त कंपनी के मैनेजमेंट को एडवाइस देता है कि यार सोचो आपकी एक कंपनी है,
आपकी एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग यूनिट्स हैं। ये वाली ब्रांच जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, सेम प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पर बना रही है, तो आपकी अदर ब्रांच या अदर यूनिट क्यों इसको ज्यादा कॉस्ट पर बना रहे हैं, कहां गलती कर रहे हो, उस चीज की भी एडवाइस देता है। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स टू दी डायरेक्टर्स। देखो दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये आप पेपर नंबर 13 में पढ़ते हो लॉ में, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना बता देता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपल छोटा छोटा सा मीनिंग बता देता हूं कि कंपनीज के ऊपर कुछ लॉज, कुछ कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन कानून आ जाते हैं कि उन्हें टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर देना पड़ता है। टाइम टू टाइम उन्हें कहां कहां डिस्क्लोजर देना पड़ता है साहब? आरओसी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है, लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देना पड़ता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और सबसे मेन स्टेक होल्डर्स, क्योंकि पब्लिक ने कंपनी में पैसा लगाया है। कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर दे, है ना? ये आप लोगों ने एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, और बाकी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इस बात को पढ़ते हो। आपको बस इतना समझना है कि जो कॉर्पोरेट जो कॉस्ट ऑडिटर होता है, जब कॉस्ट ऑडिट करने आता है, तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फुलफिल करने में, कंप्लाई करने में हेल्प करता है। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं, वो कॉस्ट ऑडिटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल देता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोजर दे देते हैं गवर्नमेंट के पास में जाकर। ठीक है ये चीज। और फिर आता है, और क्या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑडिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग द एंटिटी इन मैटर्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है? एंटी डंपिंग, सबसे पहले डंपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग का मतलब होता है जब कोई दूसरे देश, दूसरी कंट्री का कोई पर्सन हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है। जब किसी दूसरी कंट्री का कोई पर्सन हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आया, और जो वो अपनी कंट्री में जितने रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है उससे कम हमारी कंट्री में बेच रहा है, और मेन चीज कि उस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी जितनी कॉस्ट लग रही है उससे कम कॉस्ट पे बेच रहा है। कौन ऐसा होगा कि अगर इस मोबाइल को बनाने में 100 रुपए की कॉस्ट आती है, तो मैं इसको 50 रुपए में बेचूं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं मार्केट खराब करना चाहता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए मोबाइल है, इंडिया के अंदर माइक्रोमैक्स कंपनी है। माइक्रोमैक्स कंपनी इंडिया के अंदर मोबाइल बनाती है, अब तो ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है, लेकिन इंडिया की माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी थी, तो हम उसको उठा लेते हैं एक बार को कि इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स जो है मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, एंड्रॉयड मोबाइल। उसके अंदर वो 14 फीचर्स देती है, ब्लूटूथ देती है, व्हाट्सएप चल जाता है, ब्लूटूथ हो गया आपका, एफएम रेडियो हो गया, ऐसे करके 14 फीचर्स दे देती है वो आपको, टच बच ये सब। और इंडिया के मार्केट में माइक्रोमैक्स 20,000 रुपए का एक मोबाइल बेचता है। अब चाइना वाला रेडमी बनाता है, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर चाइना ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता है रेडमी चाइना वाला बनाता है कि जापान वाला बनाता है, मुझे नहीं पता है सच में। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज करता हूँ रेडमी का मोबाइल चाइना वाला बनाता है। वो चाइना वाला जो रेडमी बनाता है ना, सेम माइक्रोमैक्स वाला ही उसमें फीचर्स हैं, 14 फीचर्स हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। इंडिया में वो 10,000 रुपए का बेचता है। तो अब क्या हुआ, ये जो माइक्रोमैक्स वाला है ना, ये मोदी जी के पास में रोते रोते गया, और मोदी जी के पास में जाकर बोला कि साहब देखो, मेरा प्रोडक्ट कौन ही खरीदेगा, मैं 20,000 में बेच रहा हूँ, ये बाहर चाइनीज आकर 10,000 रुपए का बेच रहे हैं। आप एक काम करो ना, इनके ऊपर टैक्स लगा दो, ड्यूटी लगा दो इनके ऊपर, ताकि 10,000 रुपए में ये इंडिया में लेकर आए हैं, इन पे 10,000 रुपए की ड्यूटी लगा दो, या कुछ और रुपए की ड्यूटी लगा दो, ताकि इनका प्रोडक्ट भी महंगा हो जाए, और हम जो डोमेस्टिक यहाँ पर सेलर्स, सप्लायर्स है ना, हमको हेल्प मिले। अदरवाइज ये लोग सस्ते में इंडिया के लोगों को बेच देते, हमारा कोई नहीं खरीदता। आप टैक्स लगा दो, ड्यूटी लगा दो, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाए, हमारे प्रोडक्ट के आसपास बराबर हो जाए, क्वालिटी पे मैटर चले। मोदी जी बोले भैया मैं ये लगा कैसे दूं इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी? वो तो मैं तब लगाऊं ना जब ये डंपिंग कर रहा हो।
ये चाइना के अंदर इस प्रोडक्ट को बनाने में इसकी कॉस्ट 5,000 आती है और इंडिया में 10,000 में बेच रहा है। डंपिंग कहां कर रहा है? डंपिंग तो तब होता जब इसकी प्रोडक्ट को बनाने की जितनी कॉस्ट आती उससे भी कम में अगर ये बेच रहा होता, प्रीडेटरी प्राइसिंग अगर ये कर रहा होता, कॉस्ट से कम में बेच रहा होता। अगर बेच रहा होता तो फिर गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती। तो अब इसका मतलब क्या निकल के आया कि गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के वैल्यूएशन पे। अगर आपको ये पता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, तो आपको पता है कि फिर ये डंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डंपिंग कर रहा है तो इंडिया की गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी ताकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। और अगर लगेगा कि नहीं यार, चाहे ये 10,000 में बेच रहा है, चाहे हमारे डोमेस्टिक सप्लायर से सस्ता बेच रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है उससे नीचे नहीं बेच रहा है, तो ये डंपिंग नहीं कर रहा है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके अलावा मैंने आपको बोला गुड सर्विसेज की जो प्राइस होती है उसको डिसाइड करने में कॉस्ट ऑडिट का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अब सर एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए हेल्प होता है, इसका क्या मतलब होता है? बड़े ध्यान से देखो दोस्तों। सपोज करिए आप ना एक वॉच लेने के लिए गए, जीएसटी में पेपर नंबर 19 में पढ़ते हो आप एंटी प्रॉफिटरिंग को, जीएसटी में पढ़ते हो आप। बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सपोज कीजिए आप ना कोई वॉच, कोई घड़ी लेने के लिए गए। ठीक है, आप कोई घड़ी, कोई वॉच लेने के लिए गए। सपोज करो कि उस वॉच को बनाने में राडो राडो कंपनी की वॉच है, उस कॉस्ट वॉच को बनाने में 100 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है और गवर्नमेंट ने 18% की जीएसटी इस पर लगा रखी है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बनी? 118। कस्टमर को कितने में बेच रहे हो आप? कि चलो 100 की कॉस्ट लगी, इसमें प्रॉफिट भी है और 18 की टैक्स है, 118 में कस्टमर को बेच दो। लेकिन अब गवर्नमेंट बोली कि मैं ना अपनी जीएसटी टैक्स रेट कम कर रही हूँ। जो पहले 18 थी ना, मैं अब उसको सिर्फ 5% कर रही हूँ। मैं उसको सिर्फ 5% कर रही हूँ। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो फिर क्या अब ये प्रोडक्ट, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 100 ही रहेगा। टैक्स पहले 18% था इसलिए 118 रुपए प्राइस थी। क्या अब इसकी प्राइस 105 हो जानी चाहिए? हाँ सर, हो जानी चाहिए। इसे बोला जाता है प्रॉफिटिंग। प्रॉफिटिंग का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया तो उसका फायदा सप्लायर, दुकानदार, ग्राहक को जरूर देगा। आप जब जाते हो दुकानों पे तो आप बोलते हो ना कि भैया ये कितने रुपए का है? वो बोलता है इतने का। बोला इतने का क्यों है? अब तो जीएसटी सस्ता हो गया ना, इसका बेनिफिट दो ना मेरे को। प्रॉफिटिंग करो ना। गवर्नमेंट बोलती है अगर मैंने टैक्स कम कर दिया तो उसका फायदा कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो फिर वही बात आ गई कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी होता है। सर हम यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हम समझ गए हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े सिंपल हैं कि जो भी पर्सन, जो भी सप्लायर, जो भी मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, मार्केट में बेचेगा, वो एक रीजनेबल प्राइस में बेचेगा। ना ही बहुत ज्यादा महंगा बेचेगा, ना ही बहुत ज्यादा सस्ता बेचेगा, रीजनेबल प्राइस में बेचेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेज का। और ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में कस्टमर की डिमांड को मैच करता हो और जो कॉम्पिटिटिवनेस है प्रोडक्ट की, वो ग्लोबल मार्केट में भी बढ़नी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट देगा। ठीक है सर, मेरे को यहां तक की कहानी पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आती है सर। यहां तक मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। तो सर अभी तक आपने मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट बता दिया, अब आता है यूटिलिटी या एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यूटिलिटी या एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। दोस्तों अगर आपने अभी तक जितना मैंने बताया एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट अगर वो अच्छे से पढ़ लिया, तो बिलीव कीजिए कि यूटिलिटी, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और जो हमें लास्ट में एक टॉपिक पढ़ना है स्कोप ऑफ ऑडिट, वो हमने पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है। एकदम रिपीटेड है ये, है ना? फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार इसे समझा देता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि जब कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है, तो मैंने आपको बताया वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। और सिर्फ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाता, हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आप कितनी मेहनत करते हो। आपको बहुत सारे एनेक्सर्ट्स भी देने पड़ते हैं, बहुत बड़ी कॉस्ट ऑडिट। तो उसमें आप ये बताते हो कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी क्यों है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए क्यों है।
क्योंकि इसमें मटेरियल कॉस्ट है 20 रुपए की। अब मटेरियल कॉस्ट में भी रॉ मटेरियल इतने का है, फलाना इतने का है, इंपोर्टेड मटेरियल इतना है, डोमेस्टिक से इतना है। तो कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को ये बात इन्फॉर्म करने में कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और ये कॉस्ट कैसे निकाली गई। जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा, पूरा मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, रूल्स, एक्चुअल रूल्स ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि देखो ये होते हैं। जब आप बन जाओगे सीएमए, जब आप खुद कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, तब आपको ये इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भैया इस प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल इतनी कॉस्ट लगी, इसमें भी रॉ मटेरियल में कुछ तो हमने फॉरेन से मंगवाया, तो उसमें ड्यूटी भी लग गई हमारी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, बाकी हमने डोमेस्टिक से मंगवाया, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तब जाकर इस प्रोडक्ट की ओवरऑल इतनी कॉस्ट बनती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, ताकि स्टेक होल्डर्स को ये पता लगता है कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए दोस्तों, आज दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। मुझे ये बताइए दोस्तों कि अगर कंपनी ए जो है वो 5 रुपए की कॉस्ट लगाकर 2 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, और कंपनी बी 8 रुपए की कॉस्ट लगाकर 2 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, आप एज इन्वेस्टर, एज स्टेक होल्डर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? सर मैं तो इस कंपनी में, 5 रुपए की कॉस्ट लगाकर 2 का प्रॉफिट, अच्छा रेशियो है। 8 की कॉस्ट लगाकर 2 का प्रॉफिट थोड़ा बेकार रेशियो है, मैं इसमें क्यों लगाऊंगा सर? तो स्टेक होल्डर्स को हेल्प कर रहा है ये डिसाइड करने में। कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू अप्रेज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब सपोज करिए आज एक कंपनी है, लेट सपोज कि आज रॉयल एनफील्ड का कंपनी है, और वो क्लासिक 350 या बुलेट जो बाइक है, उसको मैन्युफैक्चर करने में अभी तक उसकी कॉस्ट, सपोज करो बुलेट को मैन्युफैक्चर करने में उसकी कॉस्ट आती थी 1.5 लाख, और फिर वो टैक्स वैक्स और वो इंश्योरेंस सब कुछ लगा लगू के वो 2.5 लाख में उसको बेचते थे, लेट सपोज। लेकिन कंपनी ने स्ट्रेटेजी फॉर्मूला क्रैक कर लिया और बोले कि अब हमारी कॉस्ट जो है वो 1,20,000 आती है। भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है, अप्रेजल मोटिवेशन वाली बात है, क्योंकि आपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, मैनेज कर लिया, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कॉस्टिंग की वजह से एक मोटिवेशन, एक अप्रेजल मिलता है, मार्केट में पॉजिटिव इमेज जाती है। क्लियर ये चीज यहां तक? अच्छा, इसके अलावा गुड प्रैक्टिस इन कॉस्टिंग शुड सपोर्ट अ रेंज ऑफ बोथ रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजन। अगर आप कॉस्टिंग सही कर पा रहे हो, देखो कॉस्टिंग सही कर पाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉस्टिंग सही कर पाने का मतलब होता है, आज मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं, कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कस्टमर की नीड को भी फुलफिल करता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल करता है, कस्टमर की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, और उसे कॉस्ट भी ज्यादा नहीं देनी पड़ रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लड़के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़कियां नहीं, लड़कियां भी आजकल बहुत एडवांस और बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लड़कों में से भी ज्यादा, बट ज्यादातर लड़के बाइक्स को बहुत पसंद करते हैं चलाना, और उसमें भी रॉयल एनफील्ड आर ई की बुलेट को या क्लासिक 350 को। लोगों की एक शिकायत थी कि हमें ना क्रूजर बाइक चलानी है, रॉयल एनफील्ड टाइप से क्रूजर बाइक चलानी है थोड़ी। बोले महंगी बहुत आती है यार, बुलेट लेने जाओ तो महंगी आती है, हंटर लेने जाओ वो भी 2 लाख के आसपास आ जाती है, होंडा की सीबी 350 वो भी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की आ जाती है। तो टीवीएस कंपनी ने क्या किया, एक क्रूजर बाइक निकाली, रॉनिन। वो क्रूजर भी है, अच्छी माइलेज भी दे देती है, माइलेज भी अच्छी दे रही है, 225 सीसी का इंजन भी है, तो लोगों को ये भी नहीं लगेगा कोई छोटा इंजन की बाइक है, और मात्र 1.5 लाख या दो, 1.25 लाख रुपए तक में ऑन रोड पड़ जाती है। तो प्राइस ऐसी, कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके डिसीजंस को हेल्प करे, है ना? आप कस्टमर की नीड को, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पा रहे हो, प्रॉपर अपना रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हो। और एंड में आता है गाइड प्रोडक्ट मिक्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब आप कभी मार्केट में जाते होंगे, तो आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आप मोबाइल परचेज करने गए। मैं एक बार ना मोबाइल खरीदने गया, तो मैंने मोबाइल वाले से बोला, मैंने कहा यार भैया आपसे मैंने इतना महंगा मोबाइल लिया है, 80-90 हजार रुपए का, यार इसका आगे का जो स्क्रीन गार्ड है वो तो लगा कर दो ना।
बोले ठीक है भैया मैं देता हूँ। दे दिया उसने फ्री में। मैंने बोला यार ये कवर भी दो ना यार फ्री में। तो बोले ठीक है भैया मैं ये भी दे देता हूँ आपको। मैंने उससे बोला यार चार्जर भी दे देना फ्री में। बोला भैया इतना बस की नहीं हो पाया, मतलब मेरे को बचेगा नहीं कुछ, मैं कॉम्बो नहीं बना पाऊंगा इसका। मैंने बोला इसका क्या मतलब है? बोला भैया देखो, आपने मेरे से जो मोबाइल परचेज किया ना, मेरे को उसमें 5,000 रुपए बच रहे थे। मैंने उसमें से 100 रुपया आपको फ्री में स्क्रीन गार्ड लगा के दे दिया, 200 रुपए का मैंने आपको कवर फ्री में दे दिया, तो मेरे पास बच गया 4700, 4700 रुपए मेरे पास में बच गए। अब अगर आप चार्जर भी ले लोगे ना, तो ये मोबाइल के साथ चार्जर का कॉम्बो सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल की भी कॉस्ट है और चार्जर की भी कॉस्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो कंपनीज होती हैं, वो शर्ट के साथ में टी शर्ट दे रही हैं। आप देखिए वो वाली टी शर्ट देती हैं जिसकी कॉस्ट कम है, उसको शर्ट के साथ में कॉम्बो बना के डिस्काउंट में दे देती हैं। लेकिन वो टी शर्ट जो खुद ही बहुत महंगा है, बोलते हैं इसको हम कॉम्बो में डिस्काउंट देना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास में, वो बोलते हैं कि सर आप लॉ का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट रेगुलर बैच का कॉम्बो बना के ना इतना डिस्काउंट दे दो। नहीं हो सकता। आप फास्ट ट्रैक बैच और एक रेगुलर बैच, एक सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक ले लो, एक का रेगुलर ले लो, उसका कॉम्बो में कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। तो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कॉम्बो बनाकर और डिस्काउंट दिया जा सकता है, कम कॉस्ट करी जा सकती है? ये डिसीजन लेना डिपेंड कंपनी को हेल्प करता है जब उसे कॉस्टिंग पता हो कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ना और ये वाला जो प्रोडक्ट है, इनको बनाने में कॉस्ट कम आई है। अगर मैं इनको कंबाइन कर लेता हूं, अगर मैं इनको मिक्स कर लेता हूं और कम कॉस्ट पे बेचता हूं, तो आराम से ये बिक जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? वो प्रोडक्ट मिक्स किया जा सकता है। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों। तो स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को यूटिलिटी एडवांटेज पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों आप देखोगे स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये एकदम सेम है। हालांकि ये आपको एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। पर मैं चाहता हूं एक बार आप लोग इसको पढ़ें। क्या सर आप इसे नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मैं उसमें स्टार्ट करने से पहले आपको स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट जरूर समझा दूंगा। बट मैं चाहता हूं इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इसे यहां तक पूरा पढ़ें। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, लेकिन सर हमारे कुछ डाउट्स हैं। मैंने कहा बोल दो। बोला सर ये जो आपकी बुक है ना हमारे पास में, इसमें जो अभी आप ये हमें चैप्टर 1 पढ़ा रहे हो, इसमें सर और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर। बुक में तो आपने दिया है, ये तो यहाँ पर आपने पढ़ाया ही नहीं। इसके अलावा सर इसी चैप्टर 1 में आपने और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे क्यों टेंशन, मैंने क्या बोला 100% कोर्स कवर होगा। देखो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना दोस्त, ये आपके चैप्टर 3 में एज इट इज वापस पूरा पढ़ेंगे। तो यहां पर नहीं पढ़ना अपने को। रेगुलर बैच में मैं चैप्टर 1 में भी पढ़ाता हूँ, 3 में भी पढ़ाता हूँ। अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेम चीज हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही पढ़ेंगे। और जो ये मैंने सेक्शन 148 सब सेक्शन 1, ये जो चीज अभी आपको नहीं पढ़ाई है, ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल डीप डाउन जाकर पढ़ेंगे। तो सेम चीज को यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स हमने पढ़ा है। क्लियर है ये चीज? तो दोस्तों यहां पर आपका जो चैप्टर 1 है वो एंड होता है। मैं फिर भी बोलता हूं स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट आप एक बार जरूर से खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये एक तरह से आपका, आप ये बोल सकते हैं कि होमवर्क है। आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। बाकी नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा, जो आपकी सेकंड क्लास है, उसमें पहले मैं स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट एक बार आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं दोस्तों पर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय बच्चों।